जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रामपुर से एक बड़ी और अफसोसनाक खबर है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर 7 साल की सजा सुनाई गई है। फेक पैन कार्ड के पुराने मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को कसूरवार करार दिया और फैसला सुनाते ही अदालत ही में आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये वही आजम खान है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी। 10 मरतबा आजम खान एमएलए रहे, यानी 50 साल, और 1 मरतबा एमपी रहे। इनकी अहलिया 3 मरतबा एमएलए रही और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी 2 मरतबा रुकन असम्बली रहे हैं, एमएलए रहे हैं। लेकिन आज वही आजम खान एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे खड़े। जब वो जेल पहुंचे तो उनके हाथ में बस एक चश्मे का केस था और 2 बिस्कुट के पैकेट। ये मंजर देखकर हर वो शख्स रो पड़ा जो आजम खान की जद्दोजहद को जानता है। उनके बेटे अब्दुल्ला गाड़ी से उतरे, चेहरे पर उदासी थी। बड़े भाई अदीब ने दोनों को गले लगाया। जज्बाती मंजर था, आंखें नम थी। आजम खान ने अंदर जाने से पहले सिर्फ एक जुमला कहा, अदालत का फैसला है, अदालत ने कसूरवार समझा तो सजा दी। ये एक जुमला आजम खान ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये इंसाफ है? 2015 से स्मृति ईरानी पर भी इल्जाम लगता है कि स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड है, लेकिन आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। 2015 में सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने जो है तो ये पोस्टें शेयर की थी, और आज भी अब जब आजम खान को सजा सुनाई गई है तो लोग वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही मुल्क में 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों। आजम खान पर कुल 140 मुकदमे लगाए गए हैं, ज्यादातर एक ही नौयत के हैं, ज्यादातर सियासी दुश्मनी के। अब तक 11 मुकदमों का फैसला आया है, 6 में सजा, 5 में बरी हुए हैं आजम खान। नाज़रीन, ये बात भी अहम है कि आजम खान को 2 महीने पहले ही जेल से रिहाई मिली थी, लेकिन आज फिर इन्हें जेल जाना पड़ा। इनके खिलाफ सबसे पहले ये मुकदमा बीजेपी के लीडर आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया, जो आजम खान के खिलाफ 43 मुकदमों में फरीक हैं। 43 मुकदमे में ये एक ही शख्स फरियादी है, इसी ने आरोप लगाया है आजम खान पर। नाज़रीन, आजम खान के वकील ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अपील का हक भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि पिछले कई मुकदमों में अदालत ने इन्हें बरी किया है। आजम खान के चाहने वालों में बेचैनी है, गम है, और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि आजम खान को बार बार सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सच तो ये है कि अगर सज़ा 5 साल होती तो आजम खान फौरन जमानत पर बाहर आ सकते थे, लेकिन सज़ा 7 साल की सुनाई गई है, वो भी ऐसे केस में जिसमें सारी कार्रवाई 2 अलग अलग सर्टिफिकेशन और पैन कार्ड के तकनीकी खामियों पर मबनी है। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी का सदर अखिलेश यादव ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा, जो लोग इख्तियार के नशे में नाइंसाफी करते हैं वो एक दिन कुदरत के फैसले के सामने बेबस हो जाते हैं। अखिलेश यादव जो है तो एक रद्द-ए-अमल यहाँ पर सख्त दे रहे हैं। उन्होंने कोई सियासी तड़जोड़ की कोशिश नहीं की। आजम खान को जिस तरीके से सपोर्ट अखिलेश यादव का मिलना चाहिए था, पिछले 2-3 सालों में दिखाई नहीं दे रहा है। आजम खान एक लीडर नहीं, एक तहरीक का नाम है। इनकी जद्दोजहद के सामने ये सजाएं बहुत छोटी हैं। वो कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। उनके चाहने वाले खूब जानते हैं आजम खान झुकने वालों में से नहीं है। वो इस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट में आजम खान को इंसाफ जरूर मिलेगा। नाजरीन, आप आजम खान को जो सजा सुनाई गई है और उन पर जो 104 मुकदमे चलाए जा रहे हैं और यूपी में जो कुछ हो रहा है, इससे मुताल्लिक आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और आपको हमारी वीडियो से मुताल्लिक आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हस्ब रिवायत और हस्ब आदत आए तो थे अटैची लेकर, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने, उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से
और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है, और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख दी है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो एक ही शादी के। मैं वजीर था उस वक्त, पहली बार हुआ था, लेबर मिनिस्टर था। मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी की बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की मां की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियां हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो मां ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था मां के, तब मां ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे जिंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे जाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो मां के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो गई इस वीडियो की। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि ये सही है। टेक्नीशियंस के बयानात हो गए, उनसे जिरा हो गई सरकारी वकील की, और ये भी मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरखास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था वो, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं, और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी ये सारी एविडेंस। मैंने उस पर ये कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है, अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं बचती। मैं समझता हूं
کہ ہمیں انصاف ملے گا اس جھوٹے مقدمے کے خلاف، اس جھوٹی FIR کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ریکارڈز میں ہیر پھیر کی ہے۔ فورجری تو ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے کہیں کسی سرٹیفکیٹ میں ہیر پھیر کی ہے۔ سرکاری ریکارڈ تو سرکار کے پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اور رائٹنگ ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ادھیکاری ہیں جن پر مقدمے چلنے چاہیے فورجری کے۔ جیل تو انہیں جانا چاہیے، جیل تو اسے جانا چاہیے جس نے جھوٹی رپٹ کرائی ہے، نہ کہ ہم بے گناہی کی جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ 5 سال ہم بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ ہماری پروفیسر بیوی 3 سال 4 سال، ہمارا بیٹا 4 سال M.Tech کرنے کے باوجود 2 بار MLA ہونے کے باوجود جیلیں کاٹ رہا ہے۔ آج بھی ہر وقت دل دھڑکتا ہے کہ نہ جانے کب پھر اسی جیل میں، اسی تنہائی میں، اسی موت کے کنویں میں ہمیں جانا ہے۔ ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے پریوار کو جس پر پوری زندگی کوئی معمولی دھارا کا بھی مقدمہ نہیں ہوا، ہم جانتے ہی نہیں تھے عدالت ہوتی کیا چیز ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے تھانہ کوتوالی ہوتا کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے رپٹ ہوتی کیا ہے، اور شاید انجانے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے بے گناہی کی سزائیں مل گئی اور ہم نے بھگت لی۔